रेखा और सुलेखा दोनों जुड़वा बहनें अपने पिता रामेश्वर दयाल के सीने से लगकर लगातार रोई जा रही थीं। रामेश्वर जी की आंखें भी नम थीं। रो रो कर उनका भी गला रुंध गया था, लेकिन फिर भी दुल्हन के लिबास में विदा होती अपनी दोनों बेटियों को देखकर एक संतोष भी उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। बाबा, अपना बहुत बहुत ध्यान रखना, दवाई टाइम पर जरूर लेना। मैं थी तो पीछे पड़ी रहती थी आपके, अब मैं नहीं होंगी, इसलिए दवा समय पर लेना बाबा। तू भी अपना ध्यान रखना रेखा, तेरी बहुत फिक्र लगी रहेगी। मेरा ध्यान रखने को यहाँ माँ तो है ना, वो रखेगी मेरा ध्यान। हाँ माँ तो है, लेकिन माँ को आप कैसे उल्लू बनाते हैं ना, वो मुझे पता है। सुनिए, नो मीठा, बिल्कुल भी मीठा मत खाना। कितना शुगर बढ़ गया था पिछले महीने आपका। सारी मिठास तो तुम दोनों के विदा होने के बाद चली जाएगी। ये कहकर रामेश्वर जी एक बार फिर से रोने लगे। रेखा और सुलेखा ने उन्हें फिर से जोर से गले लगाया और कहा, बाबा इतना रोगे तो मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी आपके पास। अरे नहीं नहीं, ये तो खुशी के आंसू है रे, इसे बहने दे। एक बाप इस आंसू का इंतजार 20-25 साल करता है। जब बिटिया विदा हो जाती है तो उसके आंसू तो सूख जाते हैं रे। रामेश्वर जी की दोनों बेटियां विदाई के लिए तैयार थी। रेखा और सुलेखा एक साथ ही डोली में बैठ गई और अपने ससुराल की ओर रवाना हो गई। लेकिन जैसे ही उनकी डोली सड़क पर से गुजरने लगी तो सभी आंखें फाड़ फाड़ कर उनकी डोली की ओर देखने लगे। अरे, एक ही डोली में दो दो दुल्हने, ये क्या माजरा है भाई? क्या कहा? 2 दुल्हने एक ही डोली में? अरे हाँ, वो देखना। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक ही डोली में 2 लड़कियां क्या कर रही हैं, लेकिन फिर लोगों को उड़ते उड़ते ये बात पता लगी कि दोनों जुड़वा बहनों ने एक ही लड़के अखिल से शादी की है और ये डोली उसके घर ही जा रही है। हाय, घोर कलयुग आ गया है भाई। ये तो एक ही लड़के से 2 बहनों ने शादी कर ली। अजीब बेशर्मी है ये तो। भला ऐसा कौन करता है? कुछ लोग इस घटना को आश्चर्य की तरह देख रहे थे तो कुछ लोग इसके मजे ले रहे थे। सही है भाई, है? उस लड़के ने सही किस्मत पाई है। 2 बीवियां, मतलब 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में है। धीरे धीरे ये बात शहर में चारों ओर फैल गई। जिसे देखो वो इसी बात की चर्चा कर रहा था। न्यूज चैनलों और अखबारों में भी दोनों जुड़वा बहनों की शादी एक ही लड़के से होने की खबरें हेडलाइन में थी। जी हाँ, आपको शायद अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सच है। गंगापुर की 2 जुड़वा बहनों ने एक ही लड़के से शादी की है और एक ही डोली में बैठकर वो अपने ससुराल पहुंची हैं। लेकिन ये बात कई लोगों को हजम नहीं हुई। उन्होंने इसका विरोध भी शुरू कर दिया। जैसे ही ये खबर फैली, प्रशासन भी हरकत में आ गया। ये कैसे हो सकता है? ये तो गैर कानूनी है। भला एक ही लड़के से 2 लड़कियां कैसे शादी कर सकती हैं? साहब, थाने के बाहर कई लोग इसी बात का विरोध जताने के लिए इस शादी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। पुलिस थाने के बाहर कई लोग हाथों में तख्तियां लेकर जोर जोर से नारे लगा रहे थे। समाज में अश्लीलता फैलाना बंद करो, कानून का मजाक उड़ाना बंद करो, बंद करो, उस लड़के को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। प्रशासन पर पब्लिक का बहुत दबाव आ गया था। इंस्पेक्टर विकास अपने हवलदार के साथ अखिल के घर की ओर उसे गिरफ्तार करने निकल पड़े। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर विकास अखिल के घर पर थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। भाई, यहाँ पर अखिल कौन है? सर, मैं हूँ। अच्छा, तो वो तू है जिससे 2 लड़कियों ने शादी की है। तुझे पता है ये गैर कानूनी है। सर, किसी की अंतिम इच्छा पूरी करना गैर कानूनी कैसे हो सकता है? अबे 2 लड़कियों के साथ शादी करके तू किसकी अंतिम इच्छा पूरी कर रहा है? तू तो रंगरलिया मना रहा है, वो भी खुलेआम। ये कहकर इंस्पेक्टर विकास ने अपने हवलदार को उसे गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया। तभी सुलेखा अंदर कमरे से भागती हुई आई। अखिल, अखिल जल्दी चलो, रेखा को फिर से खून की उल्टियां हो रही हैं। वो बार बार तुम्हें ही पुकार रही है। सर प्लीज, आपको मुझे गिरफ्तार करना है, ठीक है, आप कर लीजिएगा मुझे गिरफ्तार, लेकिन अभी मुझे मेरा फर्ज निभाने दे, एक पति का फर्ज। इंस्पेक्टर विकास को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अखिल उससे क्या कह रहा है और वो कौन से फर्ज को निभाने की बात कर रहा है। फिर भी उसने उससे कुछ नहीं कहा और हवलदार के साथ वहीं खड़ा रहा। अखिल जब कमरे के अंदर गया, जमीन पर खून ही खून फैला हुआ था। अखिल, अखिल, लगता है अब मेरा समय आ गया है। मुझे गले से लगा लो ना। और तू सुलेखा, तू भी आना मेरे पास, इस तरह दूर तो मत रह। अब कैसी तबीयत है पार्वती इन दोनों की? दोनों का बुखार अब उतर गया है, लेकिन खांसी दोनों को है। ये दोनों भी ना परेशान कर देती हैं हमें। एक को कुछ हुआ तो दूसरे को बीमार होना ही है, और एक खिलखिलाती है तो दूसरी भी हंस पड़ती है। दोनों बहनें साथ खेलती। अगर एक को चोट लगती तो दूसरे को भी दर्द शुरू हो जाता। बहुत ही सच्चा प्यार था उन दोनों में। एक दूसरे के बिना तो वो एक पल भी नहीं रह सकते थे।
पार्वती, ये दोनों जिस तरह से एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती, शादी के बाद क्या होगा इनका? बाबा, हम दोनों एक ही घर में और एक ही लड़के से शादी कर लेंगे। ठीक है, कर लेना। समय अपनी गति से बीतता रहा। रेखा और सुलेखा दोनों अब कॉलेज में थे और यहीं रेखा की मुलाकात अखिल से हुई और पहली ही नजर में दोनों को प्यार हो गया। अखिल, तुम्हारे बिना जिंदगी जैसे जल बिन मछली। आई लव यू रेखा। रेखा ने सुलेखा को अखिल के बारे में बता दिया था। वो रेखा के लिए बहुत खुश थी। हालांकि उसे दुख होता कि शादी के बाद वो उससे दूर हो जाएगी। अरे तू टेंशन क्यों लेती है? शादी के बाद तू भी चलना ना हमारे साथ ही रहना। हाँ, ऐसा होता है क्या? होता नहीं तो क्या, हम करेंगे ना ऐसा। ये बात रेखा सुलेखा से हमेशा कहा करती थी, लेकिन सुलेखा को पता था ये संभव तो नहीं है। बहरहाल दोनों के घर वाले राजी हो गए थे और 1 महीने बाद दोनों की शादी होनी थी। लेकिन एक दिन रेखा जब कॉलेज से घर आई तो उसे खून की उल्टियां शुरू हो गई। अरे रेखा, ये तो खून है, तुम्हें खून की उल्टियां हो रही हैं। रेखा को जब अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने उसे तुरंत एडमिट कर लिया। उसके कई सारे टेस्ट हुए और टेस्ट के बाद रेखा को ब्लड कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज का। वो बहुत ही कम दिनों की मेहमान है। रेखा के बारे में सुनकर पूरा घर सदमे में आ गया। सुलेखा की आंखों से तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उधर अखिल को जब ये पता लगा तो उसके भी होश उड़ गए। वो रेखा से बहुत प्यार करता था। ये सोचकर कि रेखा कुछ दिनों के बाद सदा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी, वो लगातार रोए जा रहा था। अखिल, होनी का लिखा कौन मिटा सकता है, लेकिन मैं मर के भी तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। वो तो रहोगी, तुम्हारी यादें, तुम्हारे साथ बिताए पल, तुम्हारी एक एक बात मेरे साथ रहेगी। वो तो है, लेकिन मैं किसी दूसरी तरह से तुम्हारे साथ रहने की बात कर रही हूँ। मतलब? तुम सुलेखा से शादी कर लो। ये तुम क्या कह रही हो? अखिल, मैं कह रही हूँ कि तुम हम दोनों से शादी कर लो। मेरी मौत के बाद सुलेखा के रूप में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अखिल, ये मेरी आखिरी इच्छा है। तुम इसे पूरा करोगे ना, या मुझे ऐसे ही मर जाने दोगे? रेखा की खुशी की खातिर अखिल और सुलेखा दोनों ने उसकी बात मान ली। इंस्पेक्टर विजय को जब इस शादी की असलियत पता चली तो उसकी आंखें भीग गई। वो वापस थाने जा रहा था, तभी अखिल के जोर जोर से रोने की आवाज आई। रेखा, रेखा, ऐसे मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मत जाओ। लेकिन रेखा तो उसे छोड़कर बहुत दूर जा चुकी थी और सुलेखा अखिल का हाथ पकड़कर उसे सांत्वना दे रही थी। सेठ दुर्गादास और उनकी धर्मपत्नी आशा देवी का रामनगर में एक सभ्य परिवार था। दुर्गादास ने अपनी मेहनत से खूब धन दौलत कमाया था, पर दुर्गादास को एक दुख था कि उसके इकलौते बेटे मोहन को शराब और जुए की बुरी लत थी। वो रोजाना शराब पीकर बेसुध होकर देर रात घर लौटता था। मोहन की रोजाना शराब और जुए की लत ने सेठ दुर्गादास की चिंता बढ़ा दी थी। हर समय दुर्गादास और आशा मोहन को लेकर परेशान रहने लगे। एक दिन दुर्गादास ने आशा से कहा, आशा, मैं सोच रहा हूँ मोहन की शराब और जुए की लत बढ़ती जा रही है। मैंने किशोर भाई साहब से बात की हुई है। उन्होंने एक लड़की बताई है, बहुत ही अच्छे घराने की सुशील लड़की है। मैं सोच रहा हूँ मोहन की शादी कर देते हैं। शायद बहू के आने से मोहन थोड़ा सुधर जाए। तो आप ठीक ही रहे हो। किशोर भाई साहब से बात करके हम रिश्ता पक्का कर देते हैं। सेठ दुर्गादास अपने मित्र किशोर से बात करके लड़की के घर वालों से बात करता है। उसी शाम मोहन जब घर आता है, सेठ दुर्गादास उसे कहता है, मोहन, अब मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद की है। लड़की अच्छे घराने की, पढ़ी लिखी है। मुझे कोई शादी नहीं करनी पिताजी। मोहन, अगर तुमने इस शादी के लिए मना किया तो तुम्हारा खर्चा पानी पैसे सब मिलने बंद हो जाएंगे। पिता की कही बातों को सुनकर मोहन डर जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। कुछ दिनों बाद मोहन की शादी सुहाना नाम की लड़की से हो जाती है। सुहाना बहुत ही सुशील और समझदार लड़की थी। वो अपनी सास आशा और ससुर दुर्गादास का बहुत ध्यान रखती थी, पर मोहन उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। दुर्गादास ने सोचा था कि मोहन की शादी के बाद शायद आदतें सुधर जाएंगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मोहन अभी भी रोजाना शराब के नशे में ही घर आता था। आशा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैंने वकील साहब को बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले अपनी सारी जायदाद सुहाना बहू और उसके होने वाले बच्चों के नाम कर जाऊं। मैं नहीं चाहता कि मोहन की बुरी आदतें इस घर को तबाह कर दें। सारी जायदाद सुहाना और उसके होने वाले बच्चों के नाम करके
सेठ दुर्गादास स्वर्ग सिधार जाते हैं। दुर्गादास के मरने के बाद सुहाना अपनी सास आशा का बहुत ख्याल रखती थी। वो आशा को कभी भी दुखी नहीं रहने देती थी। एक दिन, माँ जी ये लीजिए आपका हल्दी वाला दूध। बहू, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। एक मोहन है जो सारा दिन घर से गायब रहता है, पता नहीं अभी भी कहाँ होगा। माँ ये सब क्या है, हैं? पिताजी ने सारी जायदाद सुहाना के नाम क्यों कर दी? जैसे मैं तो उनका बेटा ही नहीं। मोहन, तुम्हारी शराब की बुरी आदतों की वजह से तुम्हारे पिताजी ने ऐसा किया है। पिताजी ने ये सब ठीक नहीं किया माँ। मोहन गुस्से में फिर से शराब पीने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। वो एक बार में पहुंचता है। वो देखता है सामने एक लड़की डांस कर रही है। मोहन लड़की को देखकर चौंक जाता है। लड़की बिल्कुल मोहन की पत्नी सुहाना की शक्ल की होती है। मोहन के दिमाग में सुहाना को रास्ते से हटाने की तरकीब आ जाती है। वो मैनेजर को बोलकर लड़की को अपने पास आने को कहता है। लड़की उसकी टेबल पर जाती है। मेरा एक काम करोगी? बहुत पैसे मिलेंगे। साहब, पैसों के लिए तो मयूरी कुछ भी कर जाएगी, बस आप काम बताओ। एक काम करो, मुझे बाहर मेरी गाड़ी के पास मिलो। कुछ देर बाद मयूरी बार से बाहर आती है। मोहन मयूरी को गाड़ी में बैठने को कहता है और अपनी बात शुरू करता है। देखो मयूरी, बात यह है कि मेरी पत्नी सुहाना की शक्ल हूबहू तुमसे मिलती है। मेरे पिता ने मरने से पहले सारी जायदाद उसके और उसके होने वाले बच्चे के नाम कर दी थी। अब मैं अपने पिता के मरने के बाद पाई पाई को तरस रहा हूं। मैंने जब तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम इस मुसीबत से मुझे छुटकारा दिलवा सकती हो। पर मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ साहब? मयूरी, मैं अपनी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा कर दूंगा। उसके बाद तुम सुहाना की जगह मेरे घर में मेरी बीवी बनकर आओगी। तुम्हें देखकर माँ भी नहीं पहचान पाएगी कि असली बीवी तुम नहीं हो। मैं तुम्हें 1-2 दिन में लेने आऊंगा, फिर हमारा खेल शुरू होगा। तुम जायदाद के कागजात पर नकली साइन करके सारी जायदाद मेरे नाम कर दोगी। मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से के पैसे दे दूंगा। उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मोहन मयूरी से बात करके घर चला जाता है। उसे पता था कि उसे आगे क्या करना है। सुहाना, ये देखो गोवा की टिकट। तुम पिताजी के जाने के बाद कब से घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगी हो। मैंने सोचा हम हनीमून पर भी नहीं गए, तो अब हो आते हैं। तुम पैकिंग कर लो, कल की टिकट है। पर माँ जी को अकेला छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? बहू, मुझे पता है तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो, पर मोहन का भी तो तुम्हारे लिए कुछ फर्ज बनता है, और ये तुम्हें घुमाने ले जा रहा है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तुम दोनों हमेशा खुश रहो मेरे बच्चों। मोहन सुहाना को गोवा ले जाता है और एक जहाज किराए पर लेता है और मौका देखकर। सुहाना, देखो वो मछली कितनी सुंदर है। कहाँ? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। अरे थोड़ा नीचे देखो। मोहन बचाओ, मैं डूब जाऊंगी। मोहन सुहाना को समुद्र में धक्का दे देता है। सुहाना बचाओ बचाओ चिल्लाती रहती है, पर वो उसकी आवाज को अनसुना करके चला जाता है और गोवा से सीधा वापस रामनगर आ जाता है और मयूरी के घर जाता है। अब तुम्हारे नाटक का वक्त आ गया है, मेरे साथ चलो। मोहन मयूरी को सुहाना बनाकर घर पहुंचता है। सुहाना बिना आशा के पैर छुए मोहन के साथ कमरे में चली जाती है। आशा को अजीब लगता है, पर दोनों को एक साथ खुश देखकर वो कुछ नहीं बोलती। एक दिन, ये आजकल सुहाना बहू को क्या हो गया है? जब से गोवा से आई है कुछ पतली पतली सी है, न पूजा पाठ करती है न चाय नाश्ता बनाती है, हमेशा अपने कमरे में ही रहती है। एक बार पूछ कर आती हूँ, शायद तबीयत ठीक ना हो। सुहाना बहू, आजकल बड़ी देर तक सोती हो, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ए बुढ़िया, मेरी नींद खराब मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जल्दी उठो या देर तक सो। तेरे बाप का क्या जाता है, यहाँ से जा और मुझे सोने दे। आशा कमरे से रोती हुई बाहर आ जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि सुहाना इतनी कैसे बदल गई। मोहन कई बार मयूरी को जायदाद के कागजात पर नकली साइन करने की बात कह रहा था, पर वो बार बार टाल देती थी। एक दिन, मयूरी, मैं कितने दिनों से तुम्हें बोल रहा हूँ कागजात पर साइन कर दो, पर तुम इतने दिनों से टाल रही हो। अगर तुमने ज्यादा समझदारी दिखाई या कोई हेरा फेरी की तो याद रखना, मैं तुम्हें इस घर में सुहाना बनाकर ला सकता हूँ तो निकाल भी सकता हूँ। अरे डार्लिंग पतिदेव, वो अभी मैं नकली साइन की प्रैक्टिस कर रही हूँ, जैसे ही सीख जाऊंगी कर दूंगी।
मोहन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मयूरी के बॉयफ्रेंड सतीश का फोन आ जाता है। अरे मेरी जान मयूरी, कहाँ हो आजकल? बार में भी नहीं दिखती। बस समझ लो एक मुर्गा फंसाया है जिसे हलाल करना बाकी है बस। मयूरी सतीश को सारी बात बताती है और शराब पीने के लिए घर आने को कहती है। कुछ ही देर में सतीश अपने कुछ दोस्तों के साथ मोहन के घर आ जाता है। मयूरी सतीश और उसके दोस्तों के साथ शराब और सिगरेट का नशा करने लगती है। इतनी देर में आशा आ जाती है और वो मयूरी से कहती है, सुहाना बहू, ये सब क्या चल रहा है और ये लोग कौन है? तुम इन गुंडे लोगों के साथ बैठकर शराब और सिगरेट पी रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? इस घर की बहू होकर तुम ये हरकत कर रही हो। आने दो मोहन को जरा। ए बुढ़िया, तू क्या बताएगी अपने बेटे को? वो खुद ही गलत है। और मेरे दोस्तों को तूने गुंडा बोला, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। मयूरी, तुमने मेरी माँ पर हाथ उठाया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निकल जा मेरे घर से। तुम्हारा घर? एक सेकंड, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हो रही है मिस्टर मोहन। ये घर तो कब का मेरे नाम हो चुका है, यानी कि सुहाना के नाम। निकलोगे तो अब तुम दोनों माँ बेटे। इन्हें जिंदा मत छोड़ो मयूरी, इन दोनों माँ बेटों को जान से मारना ही ठीक रहेगा। जिंदा रहकर ये हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। मैं इन लोगों के साथ जाकर दोनों माँ बेटों को खाई से नीचे फेंक देता हूं। इनकी लाश को पुलिस के कुत्ते भी नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। इन दोनों को मारना ही सही है। मोहन, ये सब क्या है? ये मयूरी है तो मेरी बहू सुहाना कहाँ है? मेरी बहू सुहाना कहाँ चली गई? तुम्हारी बहू सुहाना को तो तुम्हारा बेटा कब का जान से मार कर आ चुका है। गोवा में इसने उसे समुद्र में फेंक दिया था। मोहन, तुझे बेटा कहने में मुझे शर्म आती है कि मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया। तू मेरा बेटा कहलाने लायक नहीं है। आशा रोने लगती है। सतीश और उसके साथी आशा और मोहन को पकड़कर ले जाने लगते हैं। तभी पुलिस आ जाती है। गिरफ्तार कर लो इन लोगों को। सुहाना जी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमने इस नकली बीवी को पकड़ लिया है। सुहाना, मेरी बहू, तुम जिंदा हो। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। माँ जी, कुछ मछुआरों ने मेरी जान बचाई और मैं जैसे तैसे यहाँ पहुंची। पर मैंने जब मयूरी को मेरी जगह यहाँ देखा तो मैं सीधा पुलिस के पास मदद के लिए गई और इन्हें सारी बात बताई। मोहन जी, आपको भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, जहाज पर मेरा पैर खुद फिसल गया था। इसमें मोहन की कोई गलती नहीं है। आपने मेरी इतनी मदद की, आप इन लोगों को ले जा सकते हैं। पुलिस मयूरी और सतीश को गिरफ्तार कर लेती है। आशा मोहन से कहती है, देखा मोहन, आज अगर सुहाना तुम्हारी मदद न करती तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। हमारी जान भी चली जाती और तुमने इसे जान से मारना चाहा। सुहाना, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बुरी आदतों के नशे में सही और गलत का फर्क भूल गया था। नहीं नहीं, आप मुझसे माफी मत मांगिए। जो होना था हो गया। आप दुखी मत होइए, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं। सुहाना की अच्छाइयों ने उसे जिंदा रखा और उसने अपने परिवार को भी बचा लिया। उस दिन से मोहन भी सुधर जाता है और काम पर जाने लगता है। ये देखकर आशा बहुत खुश होती है और सुहाना को गले से लगा लेती है। Thanks for watching.